आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कंपनी शासन को लेकर के। आपको पता है कि कंपनी का जो शासन है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था उससे शुरू होती है और 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 की जो एक्ट आती है इंडियन एक्ट, उसके तहत वहाँ तक जो है वो कंपनी शासन चलती है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कंपनी शासन है क्या। तो कंपनी शासन भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जो है चल रही थी उसको ही संदर्भित करता है। मतलब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूल कर रही थी, जब से लेके जब तक, उस बीच के कालखंड को हम कंपनी शासन के तौर पे जानते हैं। भारत में कंपनी का शासन आपको 1773 से लेकर के 1858 तक रहता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको पता है कि 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में जो है वो की जाती है और 1765 में यह एक शासक संगठन जो है वो बन करके उभरता है। तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो स्टार्टिंग में एक व्यापारिक कंपनी होती है, लेकिन बाद में जाकर के ये शासक संगठन जो है वो बन जाती है। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करें या यूँ कहें बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर के तहत जो है वो भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्राप्त था। अर्थात ये कह रहा है कि जो भारत जो है उस पे व्यापार करने का जो एकाधिकार प्राप्त था वो प्राप्त किसको था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसने दिया था? तो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था, अर्थात प्रथम ने दिया था, जो व्यापारी के रूप में 1600 ईस्वी में जो है वो भारत में पहुंचता है। ठीक है। कंपनी ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात यूँ कह सकते हैं राजस्व और नागरिक न्यायाधिकार जो है वो हासिल करता है। 1765 में क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इलाहाबाद की संधि इस कालखंड में होती हैं, इसी ईस्वी में होती हैं और 1764 के बक्सर युद्ध के पश्चात। इस प्रकार जो है एक प्रादेशिक प्राधिकरण के रूप में इसका अस्तित्व जो है वो शुरुआत होती है। 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश काउंट ने भारत के शासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी जो है वो अपने हाथों में ले लेती है। तो 1773 से 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालन को विनियमित करने और भारत पर अनेक अधिकार को बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख कानून जो है वो बनाए जाते हैं। उसी को हम विस्तार पूर्वक आज देखेंगे। कंपनी शासन अधिनियम, कंपनी शासन 1773 से लेकर के 1858 के मध्य। इसके अंतर्गत हम पहली जो बात करेंगे वो बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में आई वो। उसके पश्चात हम बात करेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात ये कुछ ही समय के बाद ये आ गया था, इसलिए इसको हम संशोधन अधिनियम कहते हैं। 1773 के अधिनियम में कुछ खामियां थी, उसको पूरा करने के लिए। उसके पश्चात हम बात करेंगे पिट्स अधिनियम जो 1784 में आती है। फिर हम बात करेंगे 1786 का संशोधन अधिनियम। फिर हम बात करेंगे 1793 का चार्टर अधिनियम। फिर हम बात करेंगे 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1833 का। उसके पश्चात हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1853 का। इसमें हम 1858 की भी जो है वो चर्चा हम विस्तार पूर्वक से करेंगे। वैसे 1858 की अलग से भी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, क्योंकि हम यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज में जो है वो हस्तक्षेप करती है। अर्थात जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत रेगुलेट करके कंपनी शासन जो चल रही थी भारत में, उसके तहत वहाँ के जो ब्रिटिश संसद है वो पहली बार जो है वो हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप करने के पश्चात क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को जो है सो बंगाल के गवर्नर जनरल बना देता है। अर्थात उससे पहले जो है 1773 से पहले बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन 1773 के पश्चात इसमें गवर्नर के बाद जो है सो जनरल जोड़ दिया जाता है और ये गवर्नर जनरल हो जाते हैं। इसके जो पहले जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो सिद्ध होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। और इनके पद जो है वो पदोन्नति कर देता है, अर्थात गवर्नर से गवर्नर जनरल बना देता है। इसमें क्या हुआ कि 4 सदस्यों के साथ जो है गवर्नर कार्यकारी जनरल की परिषद की भी जो है वो स्थापना
की जाती है और प्रशासन जो है वो केंद्रीकृत था, अर्थात मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को ही, इस दोनों प्रेसिडेंसी को जो है वो बंगाल की प्रेसिडेंसी के तहत अधीन कर देता है, अर्थात इस दोनों के अंदर में कर देता है। इस दोनों को, मद्रास और बम्बई को, बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर कर देता है। ठीक है। 1774 में कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार करने या फिर ये कह सकते हैं भारतीयों से उपहार लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाती। अर्थात क्या था कि पहले कंपनी के जो भी व्यक्ति होते थे वो कंपनी का व्यापार तो करते ही करते थे, साथ में वो अपनी निजी व्यापार भी किया करते थे कंपनी के नाम पर, या यूँ कहें अपने पद का फायदा उठा करके। जैसे कि अभी भी घूस चलती है ना, तो अभी भी उपहार ली जाती है घूस के तौर पे, तो उस समय भी यही उपहार चलती थी। तो जो ब्रिटिश जो संसद था उसने कहा कि आप जो है निजी व्यापार नहीं कर सकते, साथ ही साथ किसी भी भारतीय से आप उपहार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये 1773 के अधिनियम के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। फिर हम बात कर लेते हैं 1781 में जो संशोधन अधिनियम आया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही। तो यहाँ पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों का दूर करने के लिए 5 जुलाई 1781 को ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 संशोधन अधिनियम जो है वो पारित किया जाता है। इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान ये था कि सर्वोच्च न्यायालय और गवर्नर जनरल इन काउंसिलों के बीच जो है संबंधों को निर्धारित करना था। ठीक है। इस अधिनियम को जो है निपटान अधिनियम या यूं कहें घोषणा अधिनियम 1781 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था उसके। इसमें पहला जो हुआ था, इसे भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है, क्योंकि कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक भूमिका जो है वो अलग अलग है। ठीक है। उस समय निदेशक मंडल कंपनी की आर्थिक गतिविधियों का प्रभारी था, जबकि नियंत्रण बोर्ड जो है वो कंपनी की राजनीतिक चिंताओं का प्रभारी था। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य शब्द का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के लिए किया जाने लगा, अर्थात भारत में ब्रिटिश आधिपत्य शब्द का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के लिए किया जाने लगा, और मद्रास और बम्बई के गवर्नर काउंसिल का जो है वो गठन किया जाता है 1784 एक्ट के तहत। 1793 के चार्टर अधिनियम की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793, जिसे आमतौर पर 1793 के चार्टर अधिनियम के रूप में जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत करने हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा जो है वो पारित किया जाता है। इस कानून के सभी भावी गवर्नर जनरलों और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसियों को लॉर्ड कॉर्नवालिस को उनकी परिषद पर दी गई अविभावी शक्ति जो है वो प्रदान की जाती है। ठीक है। उसके पश्चात क्या है कि 1813 में उसके बाद चार्टर अधिनियम आती है, और इस अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों पर क्राउन का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ठीक है। किसके तहत? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। निगम का जो शासन है वो अगले 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा देता है, और चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके उनका व्यापारिक एकाधिकार जो है वो टूट जाता है। किसका? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसका। तो आप कह सकते हैं कि 1813 के जो चार्टर अधिनियम आई थी उसके तहत कंपनी के अधिकार को सीमित कर दिया था, और चाय, अफीम और चीन के साथ व्यापार करने के अलावा उनको कोई भी अधिकार एक्स्ट्रा नहीं बचा। उसके पश्चात आते हैं चार्टर अधिनियम 1833 का। 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं वो पहले गवर्नर जनरल होते हैं। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी ने अपनी विधायी शक्तियाँ जो है इस अधिनियम के तहत खो देते हैं। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियां जो हैं वो समाप्त हो गई, और इसे एक प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित कर दिया जाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा और इस अधिनियम के तहत।
चार्टर अधिनियम 1853 की अब हम बात कर लेते हैं। गवर्नर विधान जनरल परिषद के कार्यकारी और विधायी कार्यों को जो है वो अलग कर दिया गया। मद्रास, बम्बई, आगरा और बंगाल के अस्थायी प्रशासनों ने केंद्रीय विधान परिषदों में छः सदस्यों की जो है वो नियुक्ति करता है। अर्थात मद्रास, बम्बई, आगरा और बंगाल के अस्थायी जो प्रशासन थे उसको केंद्रीय विधान परिषद के तहत या उसमें छः सदस्यों की जो है वो नियुक्ति की जाती है। और भारतीय सिविल सेवा का निर्माण प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों की खुली भर्ती के लिए किया जाता है। ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है या यूँ कहें अधिनियम है, वो है भारत सरकार अधिनियम 1858। 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था यह अधिनियम, जिससे कंपनी की शक्तियाँ, क्षेत्रों और राजस्व को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब यहाँ से पहले हम बात कर लें कि इससे पहले आपको पता है कि सिपाही विद्रोह या यूँ कहें जो सैनिक विद्रोह जो है वो होता है 1857 की क्रांति में। ये अधिनियम पारित किया गया था। इसको अगर आप गौर से पता करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यह सिर्फ और सिर्फ ये था कि अब आगे भारत में इस प्रकार का विद्रोह जो है वो न उठ खड़ा हो। इस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल के पद नाम को जो है वो भारत के वायसराय में बदल देता है। यह महत्वपूर्ण अधिनियम जो है वो 1857 के विद्रोह के मद्देनज़र पारित किया गया था। इसे कभी कभी भारत की अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है या यूं कहें संदर्भित किया जाता है। इसने पिट्स इंडिया एक्ट की दोहरी सरकार की योजना को भी जो है वो रोक लगा देता है। ठीक है। इसके जो प्रमुख प्रावधान थे 1858 की, उसके तहत उसमें अगर हम देखें तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश उपनिवेश बन जाता है। भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश रानी के नाम से जो है फिर शासन चलना शुरू हो जाता है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा शुरू की गई दोहरी सरकार को जो है वो समाप्त कर देता है और निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को भी जो है वो समाप्त कर दिया गया, जो आपने पढ़ा है पिछली स्लाइड में कि ये दोनों की जो है स्थापना की जाती है। निदेशक मंडल की शक्तियां जो है वो भारत के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी जाती है और भारत के जो प्रथम राज्य सचिव थे वो थे लॉर्ड स्टैनली। राज्य सचिव को 15 सदस्यों की एक परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जानी थी और परिषद की भूमिका केवल सलाहकार की थी। भारत के राज्य सचिव को परिषद का जो है अध्यक्ष बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश सरकार और भारतीय प्रशासन के बीच संचार के चैनल के रूप में भी जो है वो कार्य करेगा, यह बात थी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भारतीय प्रशासन पर पूरा अधिकार और नियंत्रण होगा, ये बात भी कही गई थी। उसे अपनी परिषद से परामर्श किए बिना भारत को गुप्त संदेश भेजने का अधिकार भी दिया गया था। ब्रिटिश संसद भारत की इस स्थिति के बारे में संसद के राज्य सचिव से प्रश्न पूछ सकती थी। ब्रिटिश संसद जो है वो भारत की स्थिति के बारे में संसद में राज्य सचिव से प्रश्न पूछ सकती थी। इस अधिनियम ने व्यापकत्व के सिद्धांत को भी जो है वो समाप्त कर देता है। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी जाती है, जो क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि जो है वो बन जाते हैं और भारत के पहला वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। सारी शक्तियाँ जो हैं वो वायसराय के हाथों में निहित होती हैं और वायसराय को एक कार्यकारी परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। वायसराय और विभिन्न प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों की नियुक्ति जो है वो क्राउन द्वारा की जाती थी। इस अधिनियम ने व्यापकत्व के सिद्धांत को भी जो है समाप्त कर दिया, इसे हम पहले भी देख चुके हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि शेष भारतीय राजाओं को स्वतंत्र दर्जा प्राप्त रहेगा, बशर्ते वो ब्रिटिश आधिपत्य स्वीकार करें। विद्रोह में भाग लेने वाले सभी भारतीयों को क्षमा प्रदान की जाएगी, सिवाय उन लोगों को जिन्होंने ब्रिटिश नागरिकों की हत्या की, अर्थात जिन्होंने ब्रिटिश नागरिकों की हत्या की उनको माफ़ी नहीं दी गई। ये किस में बात की जा रही है, तो ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके तहत कुछ जो घटनाएं घटी थी उसकी बात हो रही है। देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवाओं का प्रावधान, जिसका नियंत्रण राज्यों के सचिवों द्वारा
किया जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार अगर हम राज्य सचिव पे बात करें तो राज्य सचिव को ब्रिटिश संसद और प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का सदस्य होना था। कैबिनेट के सदस्यों के रूप में वे अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति जो है उत्तरदायी थे। अब अगर हम बात करें कि जहाँ पर कुछ पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे कुछ निगेटिव भी होता है, तो इसके अगर हम दोष की बात करें, खामियाजा की बात करें, तो यह पूर्णतः जो है वो साम्राज्यवादी नियंत्रण से संचालित था तथा इसमें भारत के लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। राज्य सचिव जो है वो सर्वोच्च पदाधिकारी थे और भारत के प्रशासन में उनकी पूरी स्वतंत्रता थी तथा वे केवल ब्रिटिश संसद के प्रति जो है उत्तरदायी थे। अगर हम निष्कर्ष की अगर हम बात करें, कंक्लूजन की अगर हम बात करें, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 को सुशासन अधिनियम के रूप से भी जाना जाता है, लेकिन इसने भारत में सरकार की व्यवस्था में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया। अधिकांश प्रावधान जो भी थे वो ब्रिटिश साम्राज्य के रत्न को भविष्य में किसी भी खतरे या विद्रोह से बचने के लिए बनाए गए थे। अगर इन शॉर्ट बात करें तो जो भी इसके तहत संशोधन किए गए थे वो इसको ध्यान में रख करके कि आगे ऐसा किसी भी विद्रोह या खतरे ना हो और अगर हो तो इसे किस प्रकार से हम बच सकते हैं। तो ये वीडियो था अभी तक का कंपनी शासन 1773 से लेकर के 1858 तक की। अगला जो वीडियो आने वाली है वो आने वाली है क्राउन शासन को लेकर के। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं या यूँ फिर कहें आप चैनल पे भी जाके कर सकते हैं, या मैं आई बटन पे, यहाँ पे आई बटन आपको दिखेगा, वहाँ पर भी ये वीडियो का लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।